हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट। कल का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं। बुक का C16 पेज और पॉलिटिकल पोर्शन का निकालिए। C16 पेंसिल साथ में लेके बैठिए और 8 पॉइंट पर आ जाइए दोबारा। 8वें पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। मतदान। मतदान वाले दिन मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में गुप्त मतदान करते हैं। यानी जिस दिन मतदान करने होते हैं, जिस दिन वोट डालने होते हैं, उस दिन जो भी उम्मीदवार को चुनने के लिए किस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, मतदाता अपने वोट के थ्रू उसको चुनते हैं। अपना वोट डालकर उस व्यक्ति की को बहुमत से जिताते हैं। मतदान के लिए आवश्यक है कि मतदाता मतदान केंद्रों पर अपने साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं, जिससे पहचान की कोई समस्या न उत्पन्न हो। नहीं तो कोई भी चला जाएगा, वही वोट डाल देगा। मतदान वाले दिन जब वोट डालने जाते हैं तो अपना आई कार्ड या जो पर्ची आपको वहां से मिली है पार्टियों से, वो लेकर और अपना कोई ना कोई जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ लेके जाना होता है, पहचान पत्र जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू, ताकि आप पहचान की जा सके कि ये जो वोट डालने आया है ये व्यक्ति वही है जिसका ये वोट है। वहां पे एक रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, उस पर्ची से मेल करते हैं। फिर मत पेटियां या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सील बंद कर दी जाती है। फिर वहां पर जो बड़ा सारा एक जैसे धर्मशाला में कहीं भी होता है, स्कूल में वोट तो पुलिस खड़ी होती है। जब लोग वोट गिरने जाते हैं तो लाइनों में खड़े रहते हैं। अंदर हर एक पार्टी का एक एक जान पहचान वाला व्यक्ति होता है, ताकि उसको पता लगे कि बार्गेनिंग तो नहीं हो रही है, ये व्यक्ति यहीं का ही है, इसी वार्ड का, किसी दूसरे का तो नहीं है। वहां पर फिर उसकी स्याही का निशान लगाया जाता है। वोट डालने के वो साइन करता है कि हाँ मैं ये, उसकी जब पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति है फलाना, उसके कार्ड वगैरह से मिला के फिर उससे साइन करवाए जाते हैं, फिर उसकी स्याही लगाई जाती है ताकि दोबारा वो वोट डालने ना आ सके, उस इंक से पहचाना जा सके। फिर अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसका बटन दबाकर वो अपना वोट डालता है। फिर जब सारे वोट डाल लेते हैं, एक निश्चित समय होता है 7 से 7 बजे तक या 9 से 5 बजे तक, जो भी निर्धारित समय होता है, उस समय के अंदर अंदर वोट डलते हैं। जब वोट डलने का टाइम खत्म हो जाता है, पेटियों को सील बंद कर दिया जाता है और पुलिस की सुरक्षा में उसे मतगणना केंद्रों तक ले जाया जाता है। एक होता है मतदान केंद्र जहां पर वोट डलते होते, एक होता है मतगणना केंद्र जहां पर वोटों को गिना जाता है। उसकी डेट दे दी जाती है कि उसी दिन गिनने हैं, अगले दिन गिनने हैं, 2 दिन बाद गिनने हैं। फिर वहां पर पुलिस की सुरक्षा में इतने पहरा रहता है उन वोट पेटियों के ऊपर, फिर वो गिनी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मतगणना और परिणामों की घोषणा। मतगणना हेतु निर्धारित तारीख, यानी मतगणना किस दिन होगी उसकी तारीख निश्चित कर दी जाती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने वोटों की गिनती करते हैं। एक अकेला आदमी नहीं कर सकता या कोई भी घुस के नहीं कर सकता। वहां डीसी के तरफ से सुरक्षा होती है, पुलिस वाले खड़े होते हैं। जिस दिन की तारीख दी जाती है उस दिन जो भी अधिकारी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके सामने सभी लोगों को बैठा लेते हैं। वहां उनके सामने एक एक आदमी परमिशन होती है उम्मीदवारों की, और वो वोटों की गिनती करते हैं। जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है, जिसके ज्यादा वोट होते हैं, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विजयी घोषित कर दिया जाता है। वहां पर एक ऑफिसर भी बैठता है, जब वोट गणना हो जाए जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो अधिकारी, मतलब वो उम्मीदवार जीत जाता है। उसका फिर टीवी पे भी आता है, पेपर में भी नेक्स्ट डे आएगा। चुनाव याचिका। यदि किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं हुई, जीत के बाद एक दूसरे पे थप्पाथप्पी होती है ना कि वहां धांधलेबाजी थी, इसने वोट ज्यादा गिरवा दिए, इसने ये कर दिया। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा कहता है कि मेरे चुनाव सही ढंग से नहीं हुए मेरे क्षेत्र में, तो वो उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर कर सकता है, जिसके तहत दोबारा चुनाव हो सकते हैं अगर ज्यादा धांधलेबाजी हुई है, ज्यादा गड़बड़ी हुई है तो। और किसी मतदान केंद्र पर कब्जे की घटना होती है, यानी जबरदस्ती कुछ अपराधी तत्व घुस गए, उन्होंने पेटियों को कब्जा लिया या कुछ मारपीट की, इस तरह की कोई होती है, तो वोटों के साथ अगर कुछ ऐसी हेराफेरी होती है तो वहां पर चुनाव याचिका के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतपेटियां अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तोड़ दी जाती है, खो दी जाती है, ऐसी सिचुएशन में याचिका दायर होती है। इन दिनों अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें
जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईवीएम। अगर आ जाए ईवीएम किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन। आपको पता होना चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कई बार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से समय की बचत होती है। एक तो यहाँ समय बचता है, पहले पेपर को फोल्ड करते थे, फिर नाम लिखते, फिर डालते थे, तो टाइम लगता था। यहाँ जाओ और बटन दबाओ, और तथा वोटों की गिनती होती है ना, वो भी एक सरल तरीके से हो जाती है। वोट को का तुरंत पता लग जाता है कि हाँ कैसे हो। राजनीतिक पार्टियां, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राजनीतिक पार्टियां। हम राजनीतिक पार्टियों के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है हमारे, जैसे बीजेपी है, आपके कांग्रेस है, इनेलो है, इनके बिना चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पार्टियां होंगी तो ये लड़ेंगी तो जिस जिस पार्टी की जीत होगी वही अपनी सरकार बनाएगी। तो राजनीतिक पार्टियों के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर ये पार्टियां नहीं है तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, एक दूसरे कमियों को देखती हैं, तो वो भी नहीं होगा। राजनीतिक पार्टी व्यक्तियों का एक संगठित समूह होती है। पार्टी कोई यूं नहीं कि भाई कोई चीज है या कुछ और है, ये एक संस्था होती है जिसमें कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं। एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य से संबंधित जो भी काम होते हैं, सरकार से संबंधित, वो सारे काम कौन करते हैं, ये पार्टियां। जिसका उद्देश्य सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना तथा नीतियां और कार्यक्रमों को लागू करना है। इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य क्या होता है कि सरकार के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें, यानी खुद चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो उन पर नियंत्रण होगा ही, और अपनी शक्तियां और कार्यक्रमों को लागू करवाएं। ये राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक लोगों के बाद राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट, राजनीतिक दलों से ही तो नेता उठकर वहां तक जाएंगे, तो इनकी पूरी पावर होती है, चाहे वो विपक्ष में हो। राजनीतिक दलों के कार्य क्या है, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, फिर दूसरे नंबर पर इनके कार्य क्या है। देखो, ये राजनीतिक दल, आप कहोगे कि राजनीतिक पार्टियां क्यों बनती हैं, उसकी एक मकसद है। देखो क्या, राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान चलाती हैं, ये चुनाव लड़वाती हैं, और चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को ये चलाती हैं, सरल बनाती हैं। राजनीतिक पार्टियों के बिना चुनाव लड़ना बड़ा असुविधाजनक हो जाएगा। आमतौर पर चुनाव दलीय आधार पर ही लड़े जाते हैं, दल के आधार पर ही सरकार बनती है। कांग्रेस का दल जीतता है तो कांग्रेस की बन जाएगी, बीजेपी का जीतता है बीजेपी की बन जाएगी, इनेलो का जीतता है इनेलो की बन जाएगी। जो बड़ी पार्टी होती जीतती है उन्हीं की सरकार बन जाती है। निर्दलीय कोई जीतता है तो उसकी बन जाएगी। इसी तरह से सदन में जिस राजनीतिक पार्टी या का गठबंधन या बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। कहाँ पर, संसद में वोट डालते हैं, यहाँ से हमने नेता भेज दिए, वहां जाकर फिर चुनाव प्रक्रिया होती है, फिर वहां जिसको भी बहुमत मिलता है उस दल का, उसकी सरकार बनती है। अन्य पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। विपक्षी दल सरकार के, ऐसा नहीं है विपक्ष में हो गए हार गए तो उनकी मतलब गणना ही नहीं होगी, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। देखो कैसे, जो राजनीतिक पार्टी गठबंधन में होती है सरकार बना लेगी, और सब जो सरकार नहीं बना पाई वो विपक्ष में होगी। विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार के गलत निर्णयों को लोगों तक पहुंचाते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। बार बार उनकी गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, और सही जब गलतियां सरकार की जाने शुरू होती है तो सुधार की कोशिश करती है, तो इस सुधार की गुंजाइश करवाते हैं। सफल लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सरकार का होना, विपक्ष का मजबूत होना, दोनों ही आवश्यक है। इसमें सरकार का मजबूत कौन करता है, सरकार को मजबूत विपक्षी दल। विपक्षी दलों से डरती है सरकार, क्योंकि वो कभी मीडिया में, कभी पेपर में, कभी किसी तरह से सरकार की चूक, जरा सी एक चूक हो जाए उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती है। आप देखो मोदी जी की, राहुल जी की, सोनिया जी की, मायावती जी की किस तरह से चलती रहती है सारे दिन। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुए, ममता बनर्जी की किस तरह से सारी नीतियां मोदी जी को लेकर सामने आई, मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा या ममता जी ने क्या कहा। तो इस तरह से लोगों को सारी चीजों की जानकारी कौन करवाता है, राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं। अपनी अपनी चीजों को लोग अपना को खुद बेहतर साबित करेंगी, दूसरों को हल्का करेंगी, तो इस तरह से दूसरी पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है, मेरी कभी कोई निकाल ही ना पाए। राजनीतिक पार्टियां सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करती है। हम सरकार तक नहीं जा सकते और सरकार डायरेक्ट हमसे नहीं मिल सकती। अगर हमारा जी कर रहा मोदी जी तक मिले, या हम किसी नेता से बात करना चाहते हैं, अपनी किसी बात को रखना चाहते हैं, तो हम पहले राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलेंगे, क्योंकि वही तो जीत कर वहां गया, वो हमारी बात को वहां रखेगा। डायरेक्ट एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम वहां तक जाते हैं, हम अपने आप
नहीं सरकार से मिल सकते, तो ये जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करती है, जनमत का निर्माण करती है, यानी जनता जो है उनके मतों को हासिल करने की कोशिश करती है। राजनीतिक पार्टियां बुद्धि फेर देती हैं कि हाँ जी उसको वोट दो, वो अच्छा है, मुझे वोट दो, मैं मतलब ये लोगों के मतों को अपनी तरफ करती हैं और जनता को देश के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराती है, दूसरों की समस्याएं बताई या देश की जो समस्याएं हैं, भाई ये है, इस पार्टी ने ये नहीं किया, मैं ये दूंगा, तो इस तरह से लोगों की जानकारी में सारी पार्टियों की काम योजनाएं रहती हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं और जन कल्याण से संबंधित मुद्दों को भी उठाते हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, राज्य संबंधी कार्य करते हैं, सरकार से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, वो समाज में भी जुड़ते हैं, क्योंकि बार बार लोग उनको जान जाते हैं तो अपनी समस्याएं बताने भी जाते हैं, तो एक तरह से वो सामाजिक कार्य को भी अंजाम दे रहे होते हैं। और जन कल्याण से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब लोग तो गलत नहीं होते ना, कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारी नीतियों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में क्या अंतर है? तीसरा पॉइंट आपका, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में अंतर। देखो दो तरह के दल होते हैं, एक राज्य में मतलब अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ने और एक पूरे राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ने वाले। तो ऐसे इनमें क्या अंतर है, हम किसको राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे, किसको क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे? देखो जो राष्ट्रीय पार्टी है इसका पूरे देश या कई राज्यों में प्रभाव होता है, एक जगह पर नहीं होता है, पूरे राज्यों में या कई देशों में इसका प्रभाव होता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव अपने राज्य में होगा या आसपास के कुछ क्षेत्रों में, उसको सब जानते हैं, इसको अपने ही राज्य के लोग जानेंगे। दूसरा, इसके चुनाव घोषणा पत्र में सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। जो राष्ट्रीय पार्टी है जब भी ये कोई घोषणा करती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्र से संबंधित बड़े मुद्दों को अंजाम दिया जाता है, और क्षेत्रीय पार्टी में राज्य संबंधी मामलों को उठाया जाता है। ये छोटे लेवल की पार्टी है तो ये राज्य से संबंधित। तीसरा, राष्ट्रीय पार्टियां परस्पर विरोधी क्षेत्रीय हितों के बीच तालमेल स्थापित करने पर बल देती है, यानी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये विरोधी, जो भी इनके विपक्ष में जो भी पार्टी होती है उनके हितों के बीच भी ये तालमेल बैठाकर चलती है, मतलब सबको साथ लेकर चलने की इनकी कोशिश होती है। क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्य क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता देने की मांग करती है, ये इनका मतलब अपने क्षेत्रों तक विकास करवाने के पक्ष में रहती है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए देश भर में एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है, मतलब जैसे कमल का फूल है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए हाथ का है, चश्मे का फूल है, इस तरह मतलब चश्मा का निशान है, सॉरी। तो इस तरह से ये चिन्ह दिए जाते हैं राष्ट्रीय पार्टियों को। और क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो संघ शासित क्षेत्रों में मान्यता दी जाती है, केवल उसी में उसके लिए विशेष, जो संघ क्षेत्रों में आती है ना, केवल उनको विशेष चिन्ह प्राप्त होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं? बड़ी पार्टियां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे पंजाब में अकाली दल है, तेलुगु देशम है, डीएमके है, शिवसेना है, आईएडीएम, जो क्षेत्रों से संबंधित है, जो क्षेत्र अपने ही क्षेत्र में विश्वविख्यात है, वो कौन सी है? क्षेत्रीय पार्टियां। अब आप है ना जो पेज नंबर सी पर ये निशान के साथ पार्टियों के नाम दे रखे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो इनकी ये निशान है, क्षेत्रीय पार्टियां तो इनको ये निशान, निशान सबको मिलते हैं, बिना निशान के कोई वोट नहीं डाल सकता, कि क्या पता मान लो कोई अनपढ़ आदमी उसको पढ़ना नहीं आता तो चिन्ह देख कर ही तो वोट डालेगा ना, तो निशान तो सबको मिलते हैं, एक राष्ट्रीय लेवल पे मिलते हैं, एक क्षेत्रीय लेवल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। कई जगह पर गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे जब एक दल नहीं जीत पाता तो दो दल मिलकर बहुमत बना लेते हैं और सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार इन्होंने मिलीजुली संगठित सरकार को बनाया था कांग्रेस के साथ मिलकर। भारतीय जनता पार्टी, कुछ कुछ मेन पार्टी है ना जिनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, बड़ी लेवल की पार्टी है। 1885 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो सबसे पहली पार्टी बनी थी ना, राजनीतिक दल बना था, वो कौन था? कांग्रेस पार्टी। 1885 में एक गठन हुई थी। इस पार्टी ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। सर ए ओ जो अंग्रेजी थे ना, अंग्रेजी से संबंधित थे, सभ्यता से, उन्होंने इसको बनाने की मांग की थी
और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। 2000 कांग्रेस में 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार मनमोहन सिंह जी के टाइम में बनी थी। 2009 में फिर आई भारतीय जनता पार्टी। आपको इतना ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी। इस पार्टी ने 1999 में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर क्या बनाई? केंद्र में सरकार बनाई थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का निशान। जो राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885 में, हाथ का निशान है। दूसरी बनी भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान। कब बनी है? 6 अप्रैल 1980 में। आपको ये याद करना है सारे इस तरह से। जिसके प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। सबसे 2014 की 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जबरदस्त सफलता मिली। 26 मई 2014 को मोदी सरकार करीब 30 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत से बन के आई है। ये सरकार 30 सालों के बाद बीजेपी बनी है, इतने कांग्रेस गति थी। स्पष्ट बहुमत से बनने वाली सरकार। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी भी कहते हैं, ये पार्टी बनी 1925 में। 3 बड़ी पार्टियों को आपको बताया गया है। ऐसे तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये बनी है 1925 में। इसका निशान क्या है? वो है ना दराते वाला, ठीक है। 1962 में देश पर हुए चीनी आक्रमण के बाद यह पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अस्तित्व में आई, जिसका चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और तारा है। हंसिया है ये, हंसिया, हथौड़ा और तारा। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी बनी 2008 में, उन्होंने अपना समर्थन सरकार से ले लिया था। इस तरह से 3 है, ये 6, लेकिन आपके स्टैंडर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ 3 पार्टियों के बारे में बताया जा रहा हूँ, कि नाम मैं लिखा दूंगी आपको कौन सी और 3 पता है। बाकी दराती टाइप होता है, दरात कोई जैसे जिस सब्जी काटते हैं उस टाइप का निशान है। ये तो कोई भी किसी को दे सकता है, कोई भी चुनाव पार्टी किसी को भी दे सकती है। अब विपक्ष की क्या भूमिका होती है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यानी विरोधी पक्ष जो कुछ वोटों से हार जाता है, सरकार नहीं बना पाता, उसका रोल क्या खत्म हो जाता है? नहीं, वो भी दूसरे नंबर पे आता है। तो विपक्ष के नेता को एक कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है, उसको कैबिनेट मंत्री माना जाता है। विपक्ष सरकार पर पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखता है, वो भी पूरा कंट्रोल रखता है सरकार पर। सरकार की गलत नीतियों की बुराइयां करता है। सरकार द्वारा सत्ता का अगर गलत उपयोग होता है, सरकार बार बार कहीं बाधा डालती है, तो उस उपयोग को वो रोकता है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है, पूरी मंत्री परिषद को, अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी हो जाए। विपक्ष रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार से जांच कराने की मांग करता है। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन, रैलियां, मोर्चा, जनसभाएं सब तैयार करके जनता का जो समर्थन है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी विपक्ष की पार्टी से सरकार बहुत डर कर काम करती है। सारी जो योजनाएं हैं, सारी चीजें, उन पर इसकी एक पैनी नजर रहती है कि चूक हुई और इसने उसको फैलाया, तो उससे डर के लोग, सरकार जो होती है, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके कि मेरी ये बात लीक ना हो, मैं यहाँ से कमजोर ना पड़ूं, सब पार्टी मजबूती से काम करती है। विपक्ष को सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। सदन के भीतर नारेबाजी या सदन से वॉकआउट करने से बचना चाहिए। होता है ऐसा, जब कभी भी संसद में, विधानसभा या राज्यसभा की मीटिंग होती है, तो वहां पर विपक्ष के नेता बहुत ज्यादा मतलब शोर शराबा करते हैं, एक बात को लेकर बार बार मेरी बात को उठाते हैं, बेंचों को पीटते हैं, अपनी बात को प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक बात को रखा जाना चाहिए।
विरोधी पक्ष और सरकार आपस में एक दूसरे के पैरेलल में चलते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलकर इनको काम करना होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैं कल इसके भेज दूंगी, एक्सरसाइज करा, ठीक है? या 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी है 10 मिनट, 5 मिनट ये चीज हो जाएगी यहाँ तक। आप देखते हैं मिली जुली या बहुदलीय सरकार। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी बहुत सारे दल हैं। देखो, कुछ क्षेत्रीय दल है, कुछ राष्ट्रीय दल है। तो ऐसा संभव है कि किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को समस्त बहुमत न प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है? हाँ है, कई बार हुआ है। एक पार्टी जीत के नहीं आती, बहुत सारे जब दल चुनाव लड़ते हैं ना, तो वोट कट जाते हैं, किसी को कुछ मिलते, किसी को कुछ मिलते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी को भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दो या उससे अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बना लेती है। अगर एक को बहुमत नहीं मिला, दो दल मिल जाएंगे, दोनों वोट मिला के बहुमत बनता है, तो वो उससे जीत जाती है। और गठबंधन की सरकार बोलते हैं ऐसी सरकार को, गठजोड़ की। निर्णय ले लेती है एक सरकार बनाने का और अपना एक नेता चुन लेती है। इस संयुक्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनने और केंद्र में सरकार बनाने का के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, इस प्रस्ताव पर दोनों की सहमति देखकर, और वो बहुमत की सरकार अपनी बना लेते हैं। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बाहर से समर्थन दिया गया था। 1989 में बनी ऐसी सरकार। फिर 2004 में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति सुधरी, किंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी नई सरकार का अस्तित्व कई पार्टियों के समर्थन पर टिका हुआ था। क्योंकि जो दो दल मिलकर सरकार को बनाते तो बार बार उन दोनों दलों की राय जरूरी है, मशविरा जरूरी है। अगर जिस भी दिन उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसी दिन सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पर रिस्क भी रहता है और बाधाएं भी आती है कि मान लो एक दल को बात पसंद आती है, दूसरे को ना पसंद आए, तो यहाँ पर विरोधाभास ज्यादा होता है और कई बार सक्सेसफुली भी चल जाती है। अब हरियाणा में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। इन दोनों साझिया मिलीजुली सरकार को चलाना कोई सरल काम नहीं है, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। सरकार में शामिल विभिन्न पार्टियों की अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं, क्योंकि एक दल अपना अलग मकसद लेकर खड़ा हुआ है, दूसरा दल अपना अलग, उसकी अलग नीतियां उसकी अलग है। तो उससे क्या होता है, अनेक बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, झगड़ा बढ़ेगा। 2004 में गठित मिलीजुली सरकार में शामिल पार्टियों ने सरकार चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया था कि ये चीजें तो दोनों दलों को माननी पड़ेगी। बावजूद इसके मनमोहन सिंह सरकार को सहयोगी पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इतनी चीजें तय कर देने के बाद भी जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस समय विरोधी जो पार्टी थी उसने कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर अड़ंगा कर दिया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जुलाई 2008 में यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मतलब लोगों आपस में दोनों दलों कोई भड़का भी दे या बात में विचार ना मिले तो समर्थन वापस ले लो, वापस लेते ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि दो जनों मिलकर गिराई बनाई है बहुमत से। एक ने वापस ले लिया तो बहुमत का रहेगा, नहीं रहेगा। कल आपको कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह यहाँ दिए गए, ये याद करके आए कि कौन सी सरकार कौन से सन में बनी और उसका क्या निशान है। ये सारा पेज आपको याद करके आना है। राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसका निशान क्या दिया, कमल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़ा, हंसिया और तारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ। इसी तरह से क्षेत्रीय पार्टियां, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका हाथी। ये कहाँ पर है, असम, सिक्किम, पुदुचेरी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई है, उसका अनाज की बाली और हंसिया, जिस जैसे अनाज को काटते हैं किसान, लोगों से संबंधित चुनाव चिन्ह दिया। यहाँ पर असम गण परिषद में हाथी, दो जगह है हाथी का चिन्ह। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हल, हाँ जी, शिरोमन अकाली दल में तराजू, तेलुगु देशम पार्टी में साइकिल, तृणमूल कांग्रेस में तृणमूल, तिनके की तरह ये फूल छोटे फूल रहे हैं जो, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, डीएमके उगता हुआ सूरज, एआईएडीएमके दो पार्टी, शिवसेना तीर और धनुष, ये बंबई में है। मिलीजुली सरकारें प्राय कमजोर और अस्थायी होती हैं। जो मिलजुल कर सरकार बनती है ना, जो गठबंधन से बनती है, वो सरकारें कमजोर पड़ जाती हैं। किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसी सरकारें अधिक लोकतांत्रिक होती है।
क्योंकि दोनों दलों की पहले यही बहस हो जाती है, विपक्ष के बाद तो का सामना तो बाद में करेंगे, तो वो यहाँ से मजबूती को लेकर चलते हैं। उन्हें कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है, आम सहमति बनानी पड़ती है, सहयोगी दलों को समझा बुझाकर सरकार चलानी पड़ती है। तो इससे मिली जुली सरकार को सफलतापूर्वक चलाने की कोशिश की जाती है, दूरदर्शी नेतृत्व किया जाता है, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकारें होती है ये अच्छी होती हैं, कुछ इसकी बुराई भी करते हैं। आमतौर पर गठबंधन सरकारें देखा जाए तो स्थायी सिद्ध हुई है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि कभी गिरी है, जब भी बनी है परमानेंट अपना पूरा 5 साल पूरे करके निकली है। देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत थी। 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में संपन्न चुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया। मतलब कई दिनों की ऐसी स्थिति के बाद ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी सरकार आई जो बहुमत से आई, तो वहां पर बीजेपी आई। अकेले भाजपा ने लोकसभा की 543 सीटों में से 282 सीटें जीती, आधी से ज्यादा सीटें जिसको भी मिल जाती है उसको बहुमत मिल जाता है। यहाँ तो आधी से भी बहुत ज्यादा नहीं होती, आधी 543 की आधी कितनी होगी, 200, 250 होगी, 500 की 250 और 43 की मतलब 270 के आसपास सीटें चाहिए थी, 70-72, 282 ली। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुखिया कौन रहे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार बनी। इसमें भाजपा के अलावा और भी कई पार्टियां शामिल है। इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल हम इसके एक्सरसाइज को कर लेंगे और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आज शाम तक मैं भेज दूंगी, ठीक है। आप इनको क्वेश्चनों को, कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, इसलिए जितने भी क्वेश्चन भेजो आज और कल में उतार लेना। आज शाम तक भेजूंगी मैं, अभी नहीं भेजूंगी, शाम को, ठीक है। शाम को खोल के देख लेना उसको, चाहे 5-6 बजे तक, क्योंकि अभी मैं इसकी क्वेश्चन बनाऊंगी फिर भेजूंगी तो टाइम लग जाएगा, तो जितनी जल्दी बन जाएंगे मैं उतनी जल्दी डाल दूंगी। हो सकता है आज ना डाले तो कल सुबह खोल के देख लेना, ये मत सोचना कल की छुट्टी है, पिक से क्वेश्चन उठाने में कोई छुट्टी नहीं। वैसे तो मैं ट्राई आज की ही करूंगी, आज मैं भेज दूंगी शाम तक, आप इनको कल उतार लो आराम से और आप अपने आराम से स्टडी करो। जो काम आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है उसको लिखो, जो याद करने का दिया जा रहा है उसको साथ साथ याद करो। लिखने आया है वो याद करना है और क्या करना है, साथ साथ चलना है। एक लेसन और पूरा हो जाएगा मुझे लगता है, जब तक शायद छुट्टियां होंगी, शायद मई में जून में कुछ तो छुट्टी करेंगे इस बात की, तो एक लेसन और हम खींच देंगे। ओके बेटा, अभी 3-4 मिनट है ना। और कुछ किसी को पूछना है, कोई बात है तो पूछो, बात करो, दिक्कत है कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई तो। अच्छा टॉपिक था ना, अच्छा था ना लेसन, कितनी जानकारी मिली हमें चुनाव से संबंधित, चुनाव कैसे होते हैं, सरकारें कैसे बनती हैं, सब चीजें थी ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम देखते हैं लेकिन पता नहीं होता। आज लेसन की रीडिंग की तो समझ आई ना सब चीजें धीरे धीरे। रीडिंग मस्त है, बल्कि एक बार और किया करो करके, ठीक है बेटा। चलिए, वी कैन लीव आउट, ओके, बाय।